हाँ जी। तो नमस्कार आप सभी लोगों को, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस क्लास में, इस सेशन में। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर जुड़ जाएंगे, मौजूद हो जाएंगे। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लास्ट क्लास में एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कंप्लीट किया है राइज ऑफ मगध, यानी कि मगध का उत्कर्ष। राइज ऑफ मगध या मगध के उत्कर्ष में हमने सबसे पहले कवर किया प्री मौर्यन पीरियड, उसके बाद हमने पढ़ा मौर्यन एम्पायर या मौर्यन पीरियड के बारे में, और फिर हमने बात की थी पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसमें हमने तीन वंश यानी कि शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बात की। और फिर साथ में हम लोगों ने बात की हमारे देश पर होने वाले कुछ विदेशी आक्रमणों के बारे में, जिसमें सबसे पहले इंडो ग्रीक्स यानी कि हिंद यूनानियों के बारे में बात हुई, उसके बाद सीथियंस या शक, उसके बाद पर्थियंस या पल्लव, और फिर हमने बात की कुषाणों के बारे में या कुषाण डायनेस्टी के बारे में। और याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि कुषाणों के ही दरबार में सामंत हुआ करते थे, लेकिन जब कुषाणों की शक्ति कमजोर होने लगी तो कुषाणों की कमजोर होती शक्ति का ही फायदा उठाकर उन्हीं के सामंतों ने एक इंडिपेंडेंट एम्पायर या एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम गुप्ता एम्पायर या गुप्त साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्त काल के बारे में। और आप जानते हैं कि 4th सेंचुरी की शुरुआत से लेकर लगभग 6ठी शताब्दी के मध्य तक यहां पर गुप्त साम्राज्य चला, यहां पर गुप्ता एम्पायर चला, जिसके बारे में हमें कई सारे आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस से जानकारी मिलती है। इसके बारे में जानने के कई सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, जैसे मेहरौली पिलर एडिक्ट का नाम आपने सुना होगा, मेहरौली स्तंभ लेख। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार परिसर के अंदर ही एक लौह स्तंभ स्थापित है, एक आयरन पिलर एस्टैब्लिश है, जिसको गुप्त साम्राज्य के सबसे महान राजा चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा स्थापित करवाया गया था, जो कि लगभग आज से 1600 वर्ष पुराना है। ऐसे ही पुणे कॉपर एडिक्ट या पूना ताम्रलेख, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती के द्वारा लिखवाया गया एक अभिलेख है, जहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे वो धारण गोत्र के थे, और धारण गोत्र वैश्य समाज के लोगों में होता है। इसीलिए ज्यादातर इतिहासकारों ने गुप्ता साम्राज्य के जो शासक हुए हैं उन्हें वैश्य माना है, वैश्य समाज का माना है। ऐसे ही एक ऐरण अभिलेख, जो कि भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया अभिलेख था, जहां से हमें भारत में सबसे पहले सती सिस्टम या सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, और ये जानकारी मिलती है कि गुप्त काल से ही भारत में सती सिस्टम या सती प्रथा की शुरुआत हुई थी। वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है गुप्त काल के बारे में जानकारी का। और आप जानते हैं, इसके अलावा लिटरेरी सोर्सेस की अगर हम बात करें या साहित्यिक स्रोतों की बात करें, तो भारत के इतिहास का सबसे पहला गोल्डन एरा, सबसे पहला स्वर्ण काल ही गुप्त काल को माना जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, एक्सट्रीम डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, इसके अलावा खान पान, पहनावा, मॉन्यूमेंट्स, सारी की सारी चीजें एक्सट्रीम लेवल पर डेवलप हुई गुप्ता पीरियड में या गुप्त काल में। इसीलिए इसे भारत के इतिहास का सबसे पहला स्वर्णिम युग या सबसे पहला गोल्डन एरा माना जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं और शुरू करते हैं पढ़ना गुप्त काल या गुप्ता पीरियड के बारे में। जिन जिन अभिलेखों से और जिन जिन साहित्यिक स्रोतों से हमें जानकारी मिली है गुप्त काल के बारे में, उन सारे के सारे सोर्सेस से ही हमें पता चलता है कि गुप्ता पीरियड इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसे भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल माना जाता है। क्यों माना जाता है? हालांकि भारत के इतिहास में 2 स्वर्णकाल हुए हैं। सबसे पहला स्वर्णकाल प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास में गुप्त काल को माना गया है, और दूसरा मेडिवल पीरियड या मध्य काल में माना जाता है मुगल पीरियड को, यानी कि मुगल काल को। तो भारत के इतिहास का सबसे पहला स्वर्णिम युग, सबसे पहला गोल्डन एरा हुआ गुप्त काल, जिसमें कला, संस्कृति, साहित्य, खान पान, पहनावा, भाषा, मॉन्यूमेंट्स, स्मारकों का एक्सट्रीम लेवल पर डेवलपमेंट देखने को मिला। इसीलिए इतिहासकारों ने इसको स्वर्णिम युग कहा है। और ध्यान रखेंगे, जितने भी सोर्सेस से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हीं सोर्सेस से हमें पता चलता है द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड और द गुप्ता डायनेस्टी और गुप्ता एम्पायर वॉज अ रूलर नेम्ड श्री गुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त नामक शासक के द्वारा की गई थी, जिसने
लगभग 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक शासन किया। इसके पूर्वज कुषाणों के ही दरबार में सामंत हुआ करते थे, लेकिन कुषाणों की कमजोर होती शक्ति का फायदा उठाकर ही श्री गुप्त डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम कुषाण डायनेस्टी। श्री गुप्त के ही द्वारा कुषाणों से स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की गई, जिसे हम गुप्त साम्राज्य के नाम से जानते हैं या जिसे हम गुप्ता एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज श्री गुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त नामक शासक के द्वारा की गई। इसका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा और ध्यान रखेंगे, ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजा। इसके द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी। ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजा, या इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। और इसके बारे में ज्यादातर जो जानकारी है वो प्रभावती गुप्त के ही पूना ताम्र लेख से मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे धारण गोत्र का बताया गया है प्रभावती गुप्त के द्वारा अपने पुणे कॉपर एडिक्ट या पूना ताम्रलेख में इसे धारण गोत्र का बताया गया है। और ध्यान रखेंगे, ही डोनेटेड, और इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ही डोनेटेड 24 विलेजेस फॉर टेम्पल्स। He donated 24 villages for temples। और ध्यान रखेंगे, इसी के द्वारा मंदिरों के लिए 24 गांव दान में दिए गए थे। इसी के द्वारा 24 गांव दान में दिए गए थे। He was succeeded by his son। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। He was succeeded by his son। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। और 280 ईस्वी से लेकर लगभग 319 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य में शासन किया घटोत्कच ने। और ध्यान रखेंगे, ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ महाराजा। इसके द्वारा भी महाराज की उपाधि धारण की गई। ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ महाराजा। इसके द्वारा भी महाराज की उपाधि धारण की गई थी। श्री गुप्त ने भी महाराज की उपाधि धारण की। इसके पुत्र घटोत्कच के द्वारा भी महाराज की ही उपाधि धारण की गई। लेकिन ध्यान रखेंगे, बट द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त फर्स्ट। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम। वैसे तो पुणे कॉपर एडिक्ट या पूना ताम्रलेख से हमें गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में श्री गुप्त और उसके बाद घटोत्कच का उल्लेख मिलता है, लेकिन ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश का एक्चुअल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका शासनकाल 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक रहा। 319 ईस्वी में यह गुप्त वंश के सिंहासन पर बैठा और शासक बना। और जिस साल सिंहासन पर बैठा, जिस साल इसका राज्याभिषेक हुआ, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, उसी साल
ही स्टार्टेड गुप्ता संवत, इसी के द्वारा एक नया संवत चलाया गया या एक नया कैलेंडर या एक नया एरा शुरू किया गया विच इज नोन एज गुप्ता संवत, या जिसे हम गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से हमारा हिंदू संवत विक्रम संवत कहलाता है, जो कि ईसा के जन्म से 57 साल पहले मालवा के शासक विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था। जिस तरीके से हमारा राष्ट्रीय संवत शक संवत कहलाता है, जो कि 78 ईस्वी में कुषाण वंश के सबसे महान राजा कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल वैसे ही 319 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा तो इसी के द्वारा चलवाया गया गुप्ता संवत या गुप्त संवत। इसके पूर्वजों के द्वारा यानी कि घटोत्कच और श्रीगुप्त के द्वारा तो महाराज की उपाधि धारण की गई थी, लेकिन आप लिखेंगे बट ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। इसके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई। ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। इसके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई। He had taken the title of महाराजाधिराज। इसके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई। इसके अलावा ध्यान रखेंगे he got married with a लिच्छवी प्रिंसेस। इसने लिच्छवी राजकुमारी या लिच्छवी वंश की राजकुमारी he had or he got married with a लिच्छवी princess named कुमार देवी। इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। इसकी पत्नी का नाम कुमार देवी था, जो कि लिच्छवी वंश की थी। और ध्यान रखेंगे ही वॉज फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इश्यूड गोल्ड कॉइन्स। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के चलवाने वाला, स्वर्ण सिक्के चलाने वाला ये कहलाता है प्रथम गुप्त शासक। He was first Gupta ruler. He was first Gupta ruler to issue gold coins. स्वर्ण सिक्के चलवाने वाला, स्वर्ण सिक्के चलवाने वाला ये प्रथम गुप्त शासक था। कहने का मतलब गुप्त साम्राज्य में या गुप्ता एम्पायर में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स या स्वर्ण सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के ही द्वारा चलवाए गए थे, जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। He was succeeded by his son. इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जो कि इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक माना जाता है। हेडिंग डाल लीजिए समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद he was succeeded by his son named समुद्रगुप्त। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। इस वंश का अगला शासक हुआ समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासन रहा समुद्रगुप्त का। और दोस्तों ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त के ही द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां धारण की गई, जैसे कि ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ पराक्रमांक। इसके द्वारा पराक्रमांक की उपाधि धारण की गई। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक माना जाता है। और क्योंकि समुद्रगुप्त वॉज अ पोएट, क्योंकि समुद्रगुप्त एक कवि भी था, इसीलिए ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ कविराज। इसने कविराज की भी उपाधि धारण की थी। और ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त ही कहलाता है
व्याघ्र पराक्रमांक, इसी को व्याघ्र पराक्रमांक भी कहा जाता है। यहां से क्लास पूरी तरीके से लाइव है, पूरी तरीके से ओके है। अगर किसी के डिवाइस में क्लास नहीं चल रही है तो प्लीज अपने डिवाइस को रिफ्रेश कीजिए, बैक जाकर री एंटर कीजिए क्लास में, क्योंकि यहां से क्लास पूरी तरीके से सही चल रही है, बिल्कुल ओके है। इसके अलावा समुद्रगुप्त से पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भारत के किस शासक की तुलना फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट से की गई है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं समुद्रगुप्त ही कहलाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो ध्यान रखेंगे इतिहासकार V.A. स्मिथ के द्वारा। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि जिस तरीके से फ्रांसीसी शासक नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में अपने आर्मी मिशंस या अपने सैन्य अभियानों के लिए प्रसिद्ध था, बिल्कुल वैसे ही भारत में अपने सैन्य अभियानों के लिए प्रसिद्ध था समुद्रगुप्त। क्यों, क्योंकि समुद्रगुप्त के ही द्वारा दक्षिणापथ के 12 और उत्तरापथ के 9 शासकों को पराजित किया गया था। ऐसा कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 शासकों को और उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। और आप जानते हैं कि प्राचीन काल में तो हमारा देश केवल और केवल 2 ही भागों में विभाजित था। नर्मदा नदी के उत्तरी जो भाग हुआ करता था हमारे देश का, उसे उत्तरापथ कहा जाता था, यानी कि नॉर्थ इंडिया। और नर्मदा रिवर को क्रॉस करके जो भारत का क्षेत्र हुआ करता था, दैट इज नोन एज दक्षिणापथ, उसे साउथ इंडिया या दक्षिणापथ कहा जाता था। तो ऐसा कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में दक्षिणापथ के 12 शासकों को और उत्तरापथ के 9 शासकों को पराजित किया। उसके बाद इसने एक अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया, लेकिन कोई भी शासक इसका घोड़ा पकड़कर इससे लड़ने के लिए नहीं आया, तो इसी के द्वारा पराक्रमांक की उपाधि धारण कर ली गई। और ध्यान रखेंगे इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 महत्वपूर्ण नीतियों का इस्तेमाल किया। और वो 3 महत्वपूर्ण नीतियां क्या थी? सबसे पहले ग्रहण, सबसे पहली नीति इसने अपनाई अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और दूसरे शासकों को पराजित करने के लिए। सबसे पहली नीति कहलाती थी ग्रहण, जिसके तहत ये शत्रु पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया करता था। लेकिन उसके बाद ये मोक्ष नीति का इस्तेमाल किया करता था, यानी कि पहले तो शत्रु पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेना, उसे बंदी बना लेना और फिर उसे मोक्ष दे देना, यानी कि शत्रु को मुक्त कर देना। और उसके बाद अनुग्रह, यानी कि उसे राज्य लौटाकर उस पर दया दिखा देना और उसको कहना कि ठीक है, अब आप अपने राज्य में शासन करेंगे, लेकिन गुप्त साम्राज्य के अधीन, यानी कि मेरे अधीन। इन 3 महत्वपूर्ण नीतियों का इस्तेमाल इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किया। दोस्तों ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त के ही दरबार में इसका दरबारी कवि हुआ करता था हरिशेन। और आप जानते होंगे कि हरिशेन के ही द्वारा प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया है। किसमें? ऑन इलाहाबाद पिलर, इलाहाबाद स्तंभ में। सम्राट अशोक के द्वारा एक स्तंभ स्थापित करवाया गया, एक स्तंभ लिखवाया गया था, जो कि हमें कहां से प्राप्त हुआ? प्रयाग से। उसी को हम प्रयाग स्तंभ या इलाहाबाद स्तंभ कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, जब इसने दक्षिणापथ के 12 और उत्तरापथ के 9 शासकों को पराजित कर दिया, तो इसी ने अपने दरबारी कवि हरिशेन को अपनी विजयों का वर्णन करने के लिए नियुक्त किया कि जाइए और जाकर इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग स्तंभ में जाकर मेरी सारी की सारी विजयों का वर्णन कीजिए, वहां पर मेरी प्रशस्ति लिखिए, मेरी प्रशंसा कीजिए। और इसीलिए प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा? हरिशेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का ही एक दरबारी कवि या कोर्ट पोएट हुआ करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, समुद्रगुप्त वॉज ऑल्सो अ पोएट। समुद्रगुप्त एक पोएट भी था,
एक कवि भी था एंड ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ कविराज, और इसके द्वारा कविराज की भी उपाधि धारण की गई थी। ही वॉज ऑल्सो अ वीणा प्लेयर। समुद्रगुप्त एक वीणा वादक भी था। ही वॉज ऑल्सो अ वीणा प्लेयर, यह एक वीणा वादक भी था, और यही कारण है कि समुद्रगुप्त के ही सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। या आप लिख सकते हैं कि ही इश्यूड वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स। लिखेंगे इसी के सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। इसी के सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। ही इश्यूड वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स, इसी के द्वारा इसके सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखेंगे समुद्रगुप्त से रिलेटेड। समुद्रगुप्त ऑल्सो गिव कंजर्वेशन टू बुद्धिज्म। समुद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त के ही दरबार में एक बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे जिनका नाम था वसुबंधु। देयर वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क इन हिज कोर्ट नेम्ड वसुबंधु। समुद्रगुप्त के दरबार में समुद्रगुप्त के दरबार में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक समुद्रगुप्त के दरबार में एक बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे जिनका नाम था वसुबंधु। दोस्तों समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रामगुप्त और छोटे पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र रामगुप्त ही गुप्त साम्राज्य का अगला शासक बना। लेकिन इसका शासनकाल मात्र लगभग 5 वर्षों का रहा। 375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य में शासन किया रामगुप्त ने। और ध्यान रखेंगे, केवल 2 सोर्सेस से हमें रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। एक पुस्तक जो कहलाती है देवी चंद्रगुप्तम। एक पुस्तक जो कहलाती है देवी चंद्रगुप्तम, जिसे विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, जिसका लेखक है विशाख दत्त। आप जानते हैं विशाख दत्त के ही द्वारा मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक भी लिखी गई है और उसी के द्वारा लिखी गई है देवी चंद्रगुप्तम। और दूसरा सोर्स एक इंस्क्रिप्शन या एक अभिलेख जो कहलाता है एरन इंस्क्रिप्शन। जो कहलाता है एरन इंस्क्रिप्शन या एरन अभिलेख, जिसको भानुगुप्त नामक शासक के द्वारा लिखवाया गया था। और ध्यान रखेंगे, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से भी हमें रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है।
केवल इन दो सोर्सेस से हमें, केवल इन दो सोर्सेस से हमें जानकारी मिलती है रामगुप्त के बारे में। लेकिन ध्यान रखेंगे 380 ईस्वी में, इन 380, रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त के ही द्वारा रामगुप्त की हत्या की गई एंड ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और ये गुप्त वंश का अगला शासक बना। तो हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट रूलर इज चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 ईस्वी से लेकर लगभग 413 ईस्वी तक, 380 ईस्वी से लेकर 413 ईस्वी तक गुप्त वंश का अगला शासक बना चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। और ध्यान रखेंगे ही इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इसी को गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। ही इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, इसे गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। और ध्यान रखेंगे ही वॉज फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इश्यूड सिल्वर कॉइन्स। चांदी के सिक्के चलवाने वाला ये प्रथम गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स चलवाए गए थे गुप्त काल में या गुप्ता पीरियड में, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा गुप्त काल में सबसे पहले सिल्वर कॉइन्स या चांदी के सिक्के चलवाए गए। तो गुप्त साम्राज्य में, गुप्ता एम्पायर या गुप्ता डायनेस्टी में सिल्वर कॉइन्स या चांदी के सिक्के चलवाने वाला ही वॉज फर्स्ट रूलर, ये प्रथम गुप्त शासक था। इसके अलावा इसकी कुछ प्रसिद्ध उपाधियां, ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ विक्रमांक, विक्रमादित्य, भारत के इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला शासक ही चंद्रगुप्त सेकंड माना जाता है। एंड ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ परम भागवत, इसी के द्वारा परम भागवत की भी उपाधि धारण की गई। ये तीनों इसकी उपाधियां हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, ही वॉज फर्स्ट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री हु हैड 9 जेम्स इन हिज कोर्ट। ये भारत के इतिहास का प्रथम शासक था जिसने अपने दरबार में नवरत्न रखे। वैसे तो हम अकबर के नवरत्नों के बारे में जानते हैं कि अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, लेकिन अपने दरबार में नवरत्न रखने वाला सबसे पहला शासक अकबर नहीं था। भारत के इतिहास में सबसे पहले अपने दरबार में 9 जेम्स या नवरत्न चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा रखे गए थे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसके दरबार के नवरत्नों में कुछ महत्वपूर्ण लोग कौन कौन थे। सबसे पहले याद रखेंगे शपणक। नवरत्नों के 9 लोगों में से सबसे पहला शपणक, जो कि एक एक्सपर्ट हुआ करता था एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विद्या का। शपणक का संबंध ज्योतिष विद्या या एस्ट्रोलॉजी से था। सबसे पहला नवरत्न याद रखेंगे शपणक। दूसरा याद रखेंगे धनवंतरी। दूसरा नवरत्नों में से दूसरा पर्सन याद रखेंगे धनवंतरी, जिसका संबंध मेडिसिन या चिकित्सा से था। आप जानते हैं कि भारत के इतिहास का एक प्रसिद्ध चिकित्सक माना जाता है धनवंतरी। नेक्स्ट महाकवि कालिदास, जिन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं, जो गुप्त काल के एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि थे। मालविकाग्निमित्रम,
अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम कुमार संभवम विक्रम वंशियम ऋतु संहारम जैसी पुस्तकों के लेखक महाकवि कालिदास। इसके बाद अमर सिंह, जो कि एक संस्कृत लेक्सिकोग्राफर यानी कि एक शब्दकोशकार हुआ करते थे, और इन्हीं के द्वारा संस्कृत लेक्सिकोग्राफी यानी कि संस्कृत शब्दकोश की रचना की गई थी, जो कि अमर संहिता कहलाती है। इन्हीं की प्रसिद्ध पुस्तक अमर संहिता कहलाती है, या आप कह सकते हैं अमरकोश। अमर सिंह के द्वारा ही अमरकोश नामक पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट वराह मिहिर, नवरत्नों में से अगला कहलाता है वराह मिहिर, जो कि एक फेमस एस्ट्रोनॉमर या खगोल शास्त्री थे। गुप्त काल का एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर वराह मिहिर, जिसके द्वारा वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका जैसी पुस्तकें लिखी गई हैं। अगला है वर रुचि, जिसका संबंध ग्रामर या व्याकरण से था, और आप जानते होंगे गुप्त काल की आधिकारिक भाषा संस्कृत हुआ करती थी, और संस्कृत लिटरेचर या संस्कृत साहित्य का सर्वाधिक विकास ही हमें देखने को मिला है गुप्त काल में। अगला है शंकु, जिसका संबंध आर्किटेक्चर या वास्तुकला से था। अगला है वेताल भट्ट, जो कि एक जादूगर, एक मैजिशियन था। इसका संबंध जादू से या मैजिक से था। और इसके बाद याद रखेंगे हरिशेन। इसके बाद याद रखेंगे हरिशेन, जो कि एक फेमस पोएट, भाई समुद्रगुप्त का भी दरबारी कवि हरिशेन हुआ करता था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से भी एक था। ये सारे के सारे वो 9 लोग थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, जो कहलाते थे नवरत्न। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया, जिसका नाम था फाहियान। फाहियान नाम का प्रसिद्ध चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में भारत आया था। इसके अलावा दोस्तों याद कीजिए, he destroyed Saka dynasty from India. इसी ने भारत से शक वंश का अंत किया। इसी ने भारत से शक वंश का अंत किया, और आप जानते हैं भारत से शक वंश का अंत करके ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। इसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। और याद कीजिए, लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने शकों के बारे में बात की थी, तो मैंने आपको बताया था द लास्ट रूलर ऑफ साका डायनेस्टी वॉज रुद्रसेन थर्ड। उसी रुद्रसेन को पराजित करके या रुद्रसेन तृतीय को पराजित करके और उसकी हत्या करके ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। द लास्ट रूलर ऑफ साका डायनेस्टी वॉज रुद्रसेन थर्ड या रुद्रसेन तृतीय। इसी को पराजित कर और इसकी हत्या करके ही भारत से शकवंश का अंत चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय के ही द्वारा किया गया। और इसी के बाद ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। इसी के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
क्लियर हो गई बात? और ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की ही पुत्री हुआ करती थी प्रभावती। और ध्यान रखेंगे, इसने अपने शासनकाल में अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन सेकंड या रुद्रसेन द्वितीय से किया था। जो कि वाकाटक वंश का राजा हुआ करता था। इसके बाद इसके बाद गुप्त वंश का अगला शासक बना कुमार गुप्त। गुप्त वंश का अगला शासक बना कुमार गुप्त। 413 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक इसने शासन किया। और ध्यान रखेंगे, ही टुक द टाइटल ऑफ महेंद्रादित्य। इसके द्वारा महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की गई। ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महेंद्रादित्य। इसके द्वारा महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की गई। दो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि कुमार गुप्त से बनते हैं। सबसे पहला, तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने वाला ही शासक कौन था? कुमारदित्य या कुमार गुप्त। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय कहलाता है। वैसे तो भारत के इतिहास का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला है, लेकिन अब तक्षशिला भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान भारत या प्रेजेंट इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ही कौन सी है? नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त के ही द्वारा करवाई गई थी। और ध्यान रखेंगे, गुप्त काल में प्रभावती किसकी बेटी थी? प्रभावती चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिसका विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन सेकंड से हुआ था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, कुमार गुप्त के ही सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस या सबसे ज्यादा अभिलेख हमें गुप्त काल से मिले हैं। गुप्त काल में सबसे ज्यादा अभिलेख, सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस कुमार गुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद इस वंश का अंतिम महान शासक हुआ स्कंदगुप्त। इस वंश का लास्ट ग्रेट रूलर या अंतिम महान शासक हुआ स्कंदगुप्त। और ध्यान रखेंगे, ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ क्रमादित्य। 454 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य में शासन किया स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ या मलेच्छों का आक्रमण हुआ। और ध्यान रखेंगे, हूणों का ही एक शासक जिसका नाम था तोरमाण, इसी तोरमाण को स्कंदगुप्त के द्वारा पराजित किया गया। इसीलिए हूणों का विनाशक किस गुप्त शासक को कहा जाता है? स्कंदगुप्त को कहा जाता है। और स्कंदगुप्त के नाम का उल्लेख तो हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख से भी मिला है, क्योंकि गुजरात के गिरनार पर्वत पर जिस सुदर्शन झील का निर्माण कभी चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, उसकी दूसरी बार रेनोवेशन या मरम्मत स्कंदगुप्त के ही द्वारा करवाई गई। और इस काम को करने के लिए स्कंदगुप्त ने चक्रपालित को नियुक्त किया था, जो कि गुजरात के गवर्नर पर्णदत्त का ही पुत्र हुआ करता था। इसके बाद ध्यान रखेंगे, द लास्ट रूलर
ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ और लगभग 550 ईस्वी आते आते और उसके बाद ये साम्राज्य पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, गुप्त साम्राज्य समाप्त होने के बाद भारत में एक विभाजन का काल शुरू हुआ, जिसमें अनेकों छोटे छोटे राजवंश या छोटी छोटी डायनेस्टीज स्थापित हुई, लेकिन एक बड़ा साम्राज्य या बड़ी डायनेस्टी जो आखिरी भारत में स्थापित हुई, दैट वाज पुष्यभूति डायनेस्टी, जो कि हम पोस्ट गुप्ता पीरियड में पढ़ते हैं। पुष्यभूति वंश या जिसको कॉमनली वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। हेडिंग डालिए, पोस्ट गुप्ता पीरियड या गुप्तोत्तर काल। पोस्ट गुप्ता पीरियड या गुप्तोत्तर काल। पोस्ट गुप्ता पीरियड या गुप्तोत्तर काल। दोस्तों सर, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 413 ईस्वी में। गुप्त साम्राज्य के बाद पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। वही थानेश्वर जो कि वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पुष्यभूति। इस वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक शासक के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे, इस वंश का सबसे महान शासक हुआ हर्षवर्धन। इस वंश का सबसे महान शासक हर्षवर्धन हुआ, जिसने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। और ध्यान रखेंगे, ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ शिलादित्य। इसी के द्वारा शिलादित्य की उपाधि धारण की गई। और ध्यान रखेंगे, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की सबसे पहली कैपिटल या राजधानी तो थानेश्वर हुआ करती थी, लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान को बनाया था। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। इसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और माता का नाम यशोमती। इसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम राज्यवर्धन था और इसकी एक बहन थी जिसका नाम था राज्यश्री। और ये जो राज्यश्री थी, ये कन्नौज के मौखरी वंश के राजा गृहवर्मन की पत्नी हुआ करती थी। लेकिन बंगाल का शासक शशांक हुआ करता था और मालवा का शासक उस समय देवगुप्त हुआ करता था। 605 ईस्वी में जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, तो प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। कहने का मतलब, थानेश्वर में वर्धन वंश में 605 ईस्वी में शासक बना राज्यवर्धन, जो कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई था। ठीक है। इस समय मालवा की क्या स्थिति थी? इस समय मालवा का शासक हुआ करता था देवगुप्त। और इस समय बंगाल का शासक हुआ करता था शशांक। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कन्नौज का शासक हुआ करता था गृहवर्मन। और ये जो गृहवर्मन था, ये मौखरी वंश का राजा था और इसी की पत्नी थी राज्यश्री। इसी की पत्नी थी राज्यश्री, जो कि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन हुआ करती थी। ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो बंगाल का शासक शशांक था, वो हासिल करना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था राज्यश्री को।
वो राज्य श्री को हासिल करना चाहता था या प्राप्त करना चाहता था। और क्योंकि बंगाल का शशांक और मालवा का देवगुप्त आपस में मित्र थे, इसीलिए शशांक और देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर अटैक किया, कन्नौज पर आक्रमण किया। और कन्नौज पर आक्रमण करके दोनों ने मिलकर गृहवर्मन की हत्या की और गृहवर्मन की हत्या करके राज्यश्री को अगवा करके अपने साथ ले गया बंगाल शशांक। जब इस बात का पता चला राज्यवर्धन को, तो राज्यवर्धन क्रोधित हुआ और राज्यवर्धन ने सबसे पहले देवगुप्त पर आक्रमण करके उसे पराजित करके उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये शशांक को पराजित नहीं कर पाया। शशांक ने राज्यवर्धन पर आक्रमण करके इसको पराजित करके इसकी हत्या कर दी। ये बात 606 ईस्वी की है। और जैसे ही 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हत्या हुई, तो मात्र 16 वर्ष की आयु में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का अगला सम्राट बना सम्राट हर्षवर्धन। समझ गए भाई? और इसी हर्षवर्धन ने बंगाल के शासक शशांक पर आक्रमण करके इसे पराजित करके इसकी हत्या कर दी। अपनी बहन राज्यश्री को छुड़ाकर कन्नौज में दोबारा से स्थापित किया और कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, सेकंड कैपिटल बनाया सम्राट हर्षवर्धन ने। भारत का सबसे अंतिम या भारत का अंतिम हिंदू सम्राट ही किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। और दोस्तों, इसका शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा। इतने शिलादित्य की उपाधि धारण की। और ध्यान रखेंगे, ही हैड टेकन और ही स्टार्टेड हर्ष संवत इन 606। जिस साल ये सिंहासन पर बैठा, उसी साल इसके द्वारा चलवाया गया हर्ष संवत। इसी के द्वारा चलवाया गया हर्ष संवत। और ध्यान रखेंगे, 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के ही शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया, जिसका नाम था हुएन सांग। इसी के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी, विच इज नोन एज सी यू की। इतिहासकारों के द्वारा इसे साहित्यकार शासक या साहित्यकार राजा कहा गया है, क्योंकि 3 प्रसिद्ध पुस्तकें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक पुस्तकों की रचना सम्राट हर्षवर्धन के ही द्वारा की गई है। सम्राट हर्षवर्धन का ही दरबारी कवि बाण भट्ट हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, आप जानते हैं कि बाण भट्ट के ही द्वारा 2 प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की गई थी, हर्षचरित और कादंबरी नामक पुस्तकें बाण भट्ट के ही द्वारा लिखी गई। और ध्यान रखेंगे, सम्राट हर्षवर्धन के बारे में ये जानकारी मिलती है कि ये प्रयाग में लगने वाले माघ मेले में दान किया करता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुंभ, यहाँ पे किसी ने लिखकर भेजा कि महाकुंभ को इसी ने स्टार्ट किया था? ऐसा नहीं है। सम्राट हर्षवर्धन से पहले भी, है ना, प्रयाग में मेले के आयोजन के साक्ष्य या एविडेंसेस हमें मिलते हैं। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि प्रयागराज में लगने वाला जो माघ मेला है, दैट इज बिकॉज ऑफ हर्षवर्धन। वो हर्षवर्धन की ही वजह से है। और प्रयाग में ही लगने वाले माघ मेले में ये दान दक्षिणा किया करता था, ये दान किया करता था। दैट इज पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमने बात की पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन वंश के बारे में। चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे और जानेंगे प्राचीन काल में साउथ इंडिया या दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। और दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ने के बाद फिर हम बात करेंगे राजपूत एरा या राजपूत काल की, और एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।